सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 16 नैसर्गिक स्रोतों का टिकाऊ प्रबंधन के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण बचाने के लिए जो 5 आर है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। पर्यावरण बचाने के जो 5 आर है उसके बारे में अभ्यास के अंतर्गत पहला आर जो है वो है रिड्यूस। कौन सा है? रिड्यूस। रिड्यूस ये रिड्यूस जो है उसमें पहला आर है। यह आर का जो अर्थ है उसका मतलब होता है कम उपयोग। मतलब यह आर हमें यह समझाता है कि हमें कोई भी नैसर्गिक स्रोतों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। कोई भी नैसर्गिक स्रोत हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पानी हो, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, जो नैसर्गिक स्रोत है उनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। रिड्यूस यह आर हमें क्या समझाता है? कम उपयोग। मतलब यह आर हमें यह समझाता है कि कोई भी नैसर्गिक स्रोतों का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। बच्चों, पांचों आर में आपको क्या समझाना है? तो उस आर का अर्थ लिखकर उनके 2 से 4 उदाहरण आपको देने हैं। बच्चों, एक भी आर में मैंने यहाँ पर उदाहरण नहीं लिखे हैं। मैं उदाहरण को एक्सप्लेन करूँगा और आप इसके अतिरिक्त भी कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। जैसे कि रिड्यूस के लिए पहले जो उदाहरण की हम चर्चा करते हैं कि कौन से उदाहरण रिड्यूस में बनेंगे। जैसे कि पानी का दुरुपयोग, या तो पानी का हमें उपयोग कम करना चाहिए या तो पानी का कम से कम उपयोग करना चाहिए। फिर यदि पानी अगर बहता हो, नल टपकते हो, तो उनका त्वरित हमें समारकाम करना चाहिए। सूर्य ऊर्जा से चलने वाले साधनों का उपयोग अधिकतर करना चाहिए ताकि हमारी जो पेट्रोलियम, कोयला, वो सब ऊर्जा है वो बच सके। फिर एलपीजी का उपयोग कम करना चाहिए क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेस है, नैसर्गिक स्रोत है, अर्थात एलपीजी का उपयोग कम करना चाहिए। लाइट पंखे की ज़रूरत नहीं हो तब लाइट पंखे की स्विच बंद करनी चाहिए। फिर खनिज स्रोत जो भी है उसका भी समझपूर्वक और बार बार उपयोग करके जो खुदाई है वो कम करनी चाहिए। मतलब हमें कोई भी नैसर्गिक स्रोत है उसका कम उपयोग करना, वो विधान हमें रिड्यूस वाले आर में जाता है। कोई भी विधान हो जिसका अर्थ यह निकलता हो कि यहाँ पर हमें पर्यावरण के नैसर्गिक स्रोत का कम से कम उपयोग करना है, तो वह विधान पर्यावरण के 5 आर में से रिड्यूस वाले आर में जाता है। दूसरा आर है बच्चों रिसाइकल, मतलब पुनः चक्रीयकरण। पुनः चक्रीयकरण क्या लिखा है बच्चों? यह आर क्या दर्शाता है कि उपयोग में ली हुई वस्तु, ठीक है, उसको उच्च तापमान पर हम गर्म करेंगे, फिर छनन द्वारा नई चीज वस्तु उत्पन्न करेंगे। गर्म करेंगे, बराबर, और फिर छनन द्वारा नई चीज वस्तु उत्पन्न करें या तो मूल वस्तु को ही प्राप्त करें। यह पद्धति को हम पुनः चक्रीयकरण कहते हैं। क्या लिखा है बच्चों? यह आर क्या दर्शाता है कि उपयोग में ली गई कुछ वस्तुओं को कुछ तापमान पर हम गर्म करेंगे, फिर उसका छनन करेंगे और कुछ नई वस्तु प्राप्त करें या तो मूल वस्तु ही वापस प्राप्त करें। इस प्रक्रिया को पुनः चक्रीयकरण कहते हैं। जैसे कि उद्योग में जो उद्भवित मोम है, प्लास्टिक है, कागज है, कांच, धातु के टुकड़े हैं, उसको हम उच्च तापमान पर गर्म करते और छनन द्वारा उसी में से वापस हम वस्तु बना सकते। जैसे कि प्लास्टिक है, हमारे घर में कोई प्लास्टिक की वस्तु टूट चुकी है, तो क्या करेंगे? उस प्लास्टिक को हम उच्च तापमान पर गर्म करके पिघाल कर दोबारा नया प्लास्टिक बना सकते हैं। धातु में से बने हुए पुराने बर्तन या तो कोई गहने होते, उसको वो पिघाल देंगे, उसमें से नया आकार
और नए बर्तन और या तो नए गहने बना सकते हैं। जैसे कि जो कोई भी सोनी होता है, कोई भी हमारी गोल्ड की वस्तु टूट चुकी होती है या तो पुरानी हो चुकी होती है, हमें पसंद नहीं होती, तो हम सोनी को देते। सोनी क्या करता है, उस पूरे जो भी गहना होता है उसको पिघाल देता है, उसमें से नया आकार वाला सोना बना देता है। पर पुनः चक्रीयकरण के लिए कचरे को योग्य रीति से अलग करना जरूरी है। इसीलिए पुनः क्यों अलग करना जरूरी है? क्योंकि पुनः चक्रीयकरण के लिए जो जरूरी चीज वस्तु हमें चाहिए वो हमें फेंकनी ना पड़े, गलती से फेंक ना दे। इसीलिए मतलब इस परिस्थिति में जो भी वस्तु उपयोग में आई है उसको हम गर्म करेंगे, छनन द्वारा कुछ नई वस्तु प्राप्त करेंगे अथवा तो मूल वस्तु प्राप्त करेंगे। मतलब यहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत है। कौन से उदाहरण दिए? उद्योग वाला एक मोम का उदाहरण दिया, फिर बर्तन वाला उदाहरण दिया, सोना वाला उदाहरण दिया। फिर बच्चों तीसरा जो आर है वो है रीयूज। रीयूज, यह आर क्या दर्शाता है? यह आर क्या दर्शाता है? रीयूज का जो आर है वो ये दर्शाता है कि पुनः उपयोगिता। कोई भी वस्तु को हमें पुनः उपयोग करना चाहिए। पुनः चक्रीयकरण है उसमें हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। कैसे बच्चों? जैसे कि हमने कोई वस्तु को गर्म की, ठीक है, गर्म करके छनन द्वारा हमने नई वस्तु प्राप्त की, मतलब गर्म करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत तो पड़ी ना। परंतु पुनः चक्रीयकरण में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, परंतु पुनः उपयोग की पद्धति में ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए पुनः चक्रीयकरण से पुनः उपयोगिता वाली रीति बेस्ट है, मतलब श्रेष्ठ है। मतलब रिसाइकल से यूज़ अच्छी रीति है। उसमें हम उदाहरण देखते हैं तो जो भी दीवार को सजाने के लिए रंग बिरंगी जो कांच के टुकड़े होते हैं, टाइल्स के टुकड़े होते हैं, चिनाई मिट्टी में से बने वाले कप होते हैं, डिश होते हैं, कोई भी प्लेट होती है, इसका उपयोग करना है जो कि टूट चुके हैं। जो भी अचार या तो कोई भी प्लास्टिक की बर्नी होती है वो खाली हो जाए, उसके बाद हम उसको फेंक नहीं देंगे, बल्कि उसी बर्नी में हम दूसरी कोई वस्तु भर देंगे। चाहे जैसे कि चाय है, शक्कर है, कोई भी कठोल है, कोई भी वस्तु भर देंगे, मतलब उसको फेंक नहीं देंगे। उसी वस्तु का हम दोबारा उपयोग करेंगे, कोई भी प्रकार की प्रक्रिया किए बिना। जबकि यही विधान है, उपयोग तो करना ही है, परंतु कोई प्रक्रिया करके उपयोग करो तो पुनः चक्रीयकरण, और प्रक्रिया किए बिना उस वस्तु का उपयोग कर दो तो बच्चों क्या होगा? रीयूज। चौथा है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब ना कह देना। जिस वस्तु की जरूरत न हो वो वस्तु लेने का ना ही बोल देना, या तो जिस वस्तु के उपयोग से पर्यावरण को नुकसान हो वैसे उत्पादन या तो वैसी वस्तु खरीदने के लिए ना बोलना। हमें कोई वस्तु की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है बच्चों, और तो फिर हम उस वस्तु को लेने के लिए ना बोल देंगे। या तो हमें पता चला कि यह वस्तु लेने से पर्यावरण को हानि पहुंचती है तो वैसी वस्तु भी हम नहीं खरीदेंगे। जैसे कि उदाहरण दे रहे, एक बार उपयोग में आई हुई प्लास्टिक की थैली, ठीक है, वैसी थैली नहीं लेनी चाहिए। एक ही बार उपयोग में आ सके वैसी प्लास्टिक की थैली लेने के लिए ना बोलना। एक बार यूज़ कर सके वैसे पेन के लिए भी ना बोलना है, क्योंकि बाद में वो पेन काम आने वाली नहीं है, सीधी सी बात है, उस पेन को फेंकना है। तो हम वैसी वस्तुओं को ना बोलेंगे जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो, ठीक है, या तो हमें उस वस्तु की ज़रूरत नहीं हो। प्लास्टिक रैपर, थर्मोकोल, पेपर डिश, वो ठीक एक बार उपयोग में आने के बाद दोबारा वो काम आती नहीं है, या तो हो सकता है वैसी वस्तुओं से पर्यावरण को नुकसान भी हो। तो वैसी वस्तुओं के लिए ना बोलना वो है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है ना कहना। और पांचवा है रिपर्पस, हेतु परिवर्तन करना। मतलब हम लाए वस्तु को जिस मकसद से, बराबर, उस मकसद के अलावा दूसरे मकसद के लिए वस्तु को उपयोग करना। जैसे कि कोई भी वस्तु के हेतु के लिए उपयोगी न हो सके तो उसका कोई अन्य जगह पर उपयोग करना, उसे हम मकसद परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे कि कोई हैंडल टूट गया हो, वैसे कांच की बर्नी या कप का उपयोग हम छोटे पौधे उगाने के लिए कर सकते हैं। और पानी भरने की मटकी टूट जाए तो उसका उपयोग हम कलाड़ी बनाने के लिए कर सकते हैं, मतलब छोटी छोटी कटोरी जैसी कटोरी भी बन सकती है। मतलब हम जिस वस्तु के लिए लाते हैं, ठीक है, हम जिस वस्तु के लिए जिस उपयोग के लिए वस्तु को लाते हैं, उस उपयोग को छोड़कर उस वस्तु का उपयोग दूसरे जगह पर करना,
उसको हम कहते हैं हेतु परिवर्तन। मतलब पांचों आर है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज और रिपर्पस, ये पांचों आर है। बच्चों एग्जाम्स के अंतर्गत आपको पांचों आर में से कोई भी दो या तीन आर समझाने के लिए पूछते हैं, तो आपको क्या करना है, उस आर का अर्थ लिखना है और उसमें 2 से 3 उदाहरण को एक्सप्लेन करना है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर बच्चों एक बात जरूर है कि पांचों आर का मतलब आपको समझना है कि रिड्यूस मतलब वो हमें यह समझा रहा है कि उपयोग कम करो। रिसाइकल मतलब हमें यह समझा रहा है कोई प्रोसेस करके उसका दोबारा उपयोग करो। रीयूज मतलब उसका दोबारा उपयोग करो। रिफ्यूज मतलब उपयोग करने के लिए ना ही बोल दो। रिपर्पस मतलब हेतु परिवर्तन। बच्चों जब आपको कोई विधान दे और बोले कि इसमें कौन से आर का उपयोग होता है, तब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा आर मैच होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सुपोषित विकास की संकल्पना। सुपोषित विकास से जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आता है, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन। इसीलिए निम्नलिखित बातों पर दबाव रखने में आया है। जैसे कि पहला दबाव मनुष्य के आधार की जरूरतों की पूर्ति जैसे विकास को प्रोत्साहित करने में आए। जो मनुष्य को आधार की जरूरत जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षण, उसकी पूर्ति हो, वैसे विकास को हम प्रोत्साहित करें। भावी पीढ़ी के लिए जो भी स्रोत है उसका संरक्षण और संवर्धन करने में आए और पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास की ओर भी ध्यान देने में आए। ये तीन बातों, नंबर 1 मनुष्य के आधार की जरूरतों की पूर्ति हो वैसे विकास को प्रोत्साहित करने में आए, भावी पीढ़ी के लिए विविध स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन करने में आए और पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास की ओर ध्यान दिया जाए। सुपोषित विकास का आधार जो होता है वो निम्नलिखित बातों पर आधारित है। लोग उनके आसपास की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए उनके अभिगम में, उनके सोच में परिवर्तन करते हैं और नैसर्गिक स्रोतों के वर्तमान उपयोग में भी परिवर्तन करते हैं। ये दो बातों पर सुपोषित विकास का आधार टिका होता है। लोग अपने जो आजू बाजू की आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए उनके अभिगम में, उनकी सोच में परिवर्तन करते हैं और नैसर्गिक स्रोतों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन करते हैं। तो ये था सुपोषित विकास। बच्चों नैसर्गिक स्रोतों का व्यवस्थापन क्यों जरूरी है? अभी हम सबको पता है कि पृथ्वी पर नैसर्गिक स्रोतों की जो मात्रा है ना वो बहुत मर्यादित है, लिमिटेड है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन नैसर्गिक स्रोतों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले लोग कम थे, स्रोत ज़्यादा थे, अभी लोग बढ़े हुए, स्रोत कम है। तो वो नैसर्गिक स्रोत मर्यादित है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विविध नैसर्गिक स्रोतों की मांग बहुत बढ़ रही है। नैसर्गिक स्रोतों का व्यवस्थापन हमें लंबी समय अवधि को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए कि ये नैसर्गिक स्रोत लंबे समय तक चले, जिसके कारण भविष्य की जो भी पीढ़ियाँ है वो इस नैसर्गिक स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग कर सके और कम समय में इस नैसर्गिक स्रोतों का अतिशोषण न हो। ये वाक्य को समझना है कि अगर हम व्यवस्थापन अच्छा करेंगे तो लोग अभी उसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं करेंगे, लिमिट कर देंगे। ठीक है। और जब अभी लिमिट करेंगे अर्थात लंबे समय तक ये स्रोत चलेंगे। नैसर्गिक स्रोतों के इस व्यवस्थापन में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि समाज के सभी वर्गों को ये नैसर्गिक स्रोत समान रूप से प्राप्त हो, मतलब वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, समाज के सभी लोगों को यह नैसर्गिक स्रोत एक समान रूप से प्राप्त हो। स्रोत प्राप्त करने में या उपयोग दौरान प्रदूषण या पर्यावरण को नुकसान न हो। उदाहरण खनन को प्रदूषण होता है, खनन जो खुदाई करते, क्योंकि धातु निष्कर्षण के साथ अधिक मात्रा में धातु का कचरा भी निकलता है। इसलिए सुपोषित नैसर्गिक स्रोतों के व्यवस्थापन में बिन जरूरी पदार्थों का जो निष्कर्षण है, मतलब उसका त्याग है, वो कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब यह सवाल ये है कि नैसर्गिक स्रोतों का व्यवस्थापन क्यों जरूरी है, ताकि जब बेसिक पॉइंट्स में जरूरी इसलिए ताकि सभी लोगों को समान रूप से मिल सके और लंबे समय तक ये नैसर्गिक स्रोत चल सके हमारे पास, इसीलिए। धन्यवाद बच्चों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा
और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।